हाँ, तो बच्चों अपन बात करते लास्ट टाइम पर वर्क पावर एनर्जी की, जिसमें लास्ट में हमने पढ़ा था वर्क के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने? कार्य के बारे में पढ़ा था। और कार्य में हमने सिंपल सिंपल टेंशन के कारण से कार्य क्या हुआ करता है, फ्रिक्शन से कार्य वगडन क्या होगा हमारा, mg से वगडन क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने काफ़ी सारी बातें आपको बताई थी। अब अपन बात करते हैं बेटा, इसके बाद में कार्य वगडन के बाद में अपन जो बातें करते हैं, वगडन के अंदर हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था वर्क डन, वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्सेस। किसके कारण से? वेरिएबल फोर्सेस के कारण से। यानी जो कांस्टेंट फोर्स नहीं है उनके कारण से जो कार्य है वो वगडन कितना होगा, उसके बारे में अपन चर्चा करना शुरू किए थे बेटा। तो हमने कहा था, हमने लास्ट में सिंपल सी बात ये कही थी, क्या कहा था? हमने कहा था द वगडन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स विच इज एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, x1 से लेके x2 तक, ये कहानी कही थी। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि साहब ये जो सांप है ये किसको बता रहा होता है? एरिया को। अरे किसको बताता है सांप हमारा? एरिया को। तो एरिया ऑफ किस किस का? एफ और एक्स ग्राफ का। एफ और एक्स ग्राफ का जो एरिया आएगा वो किसको बताएगा? वर्क डन को बताएगा। यानी जब वेरिएबल फोर्सेस की बात आती है तो हम सवाल में कुछ इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। बोल क्लियर होगी ये बात बेटा? अब सोच, मैं सवाल करता हूं। मैं पहले सवाल जो कर रहा हूं वो ग्राफिकल सवाल नहीं कर रहा हूं, पहले अपन सिंपल सवाल करते हैं। आपसे क्या कहा गया? तो आपसे ये कहा गया कि साहब हमारे पास कोई भी x है, x इज इक्वल टू 2t की पावर 3 6t। सपोज दैट x इज गिवन विच इज 2t क्यूब प्लस 6t। आपसे बोला गया द मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 kg। मास कितना हमारा? 2 किलो। अगर मास 2 किलो है तो आपसे बोला गया फाइंड द, अरे क्या बोला गया? आपसे बोला गया कि फाइंड द, किसका वैल्यू पता करना बेटा अपन को? हमको जो वैल्यू निकालना है वो वैल्यू निकालना है वर्क डन का। अरे किसका वैल्यू निकालना है? फाइंड द वर्क डन इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड में हमको क्या निकालना है? वर्क निकालना है कि साहब कितना वैल्यू कार्य का आएगा। तो पहली बात तो ये चमकनी चाहिए बेटा आपको कि सब वर्क डन के लिए क्या चाहिए अपन को? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या यही हो सकता है? देख चेक करते हैं बेटा, फोर्स निकालते हैं। अब फोर्स कहां से लाऊं मैं? अगर तेरे को बेसिक नॉलेज है, तेरे को बेसिक नॉलेज है बेटा, तो x बराबर, अरे क्या दिया आपको? क्या x बराबर ये दिया क्या? अरे देख फोर्स बराबर ma होता है, F बराबर ma, अरे F बराबर ma। और a कहां से मिलेगा रे तुमको? क्या a इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेगा क्या? नहीं आया। तो वैसे इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो 6 और 12 इंटू टी आ गया बेटा। क्या आ गया? क्या m का वैल्यू तू जानता है कितना? 2 इंटू 12t। ये किसका वैल्यू है हमारे पास? फोर्स का वैल्यू। बोल आया कि नहीं आया? अरे हम कहें कि सब हमारे पास वर्कडन निकालना है हमको, सो वर्कडन होता है फोर्स। फोर्स हो गया 24t इंटू dx। ये तो फोर्स किसके रूप में दिया? देख फोर्स x के रूप में होता तो सिंपली कर लेते। फोर्स किसके रूप में आ गया हमारे पास? t के रूप में। अरे फोर्स किसके रूप में आ गया हमारे पास? t के रूप में। अब यहां फोर्स तो t के रूप में आ गया, लेकिन हमको तो डिस्प्लेसमेंट भी तो पता करना है ना यार। अरे क्या पता करना है? dx। अब dx कहां से आएगा? क्या इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो dx बराबर आएगा, सोच के देख, 6t स्क्वायर प्लस 6 इंटू dt। बोल क्लियर हुआ ये चीज? ये वैल्यू यहां पुट कर दे। हमने पुट किया, 6 को बाहर ले लिया, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी।
इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। जो आंसर आएगा वो तुम्हारा वर्क डन का वैल्यू आएगा। उसके अंदर आपको टी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। और टी का वैल्यू कितना पुट करना बेटा आपको, 0 से 2 तक की लिमिट लगा दो। जो आंसर आएगा वो तुम्हारा वर्क डन आएगा। क्या समझ आया मेरा वैल्यू कि साहब वर्क कैसे निकालू? जब देखो मेरे को फोर्स भी नहीं गिवन था, मेरे को क्या गिवन था, एक्स गिवन था। सपोज कर अगला एग्जांपल मैं करवा दूं। ये कौन से सवाल है बेटा, ये वेरिएबल वाले। आपसे कहा गया वेलोसिटी इज इक्वल टू 5x प्लस 6, 5x प्लस 6। आपसे बोला गया फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन फॉर x is equal to 0 to x is equals to 2 मीटर। x is equal to 0 से लेके x बराबर 2 मीटर तक निकालना बेटा। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास फोर्स होना चाहिए। अरे तभी निकाल सकते हो ना आप। अब फोर्स कैसे निकालोगे तुम लोग, फोर्स वही m इंटू ए, मास ले लो 2 किलो। मास कितना हो गया रे, 2 किलो सपोज कर लो, दिया हुआ आपको। तो मास 2 किलो, तो मैं लिख दिया 2 इंटू ए। ए कैसे निकालू, v किसके रूप में दिया आपको, x के रूप में। तो क्या लिखूं, v को क्या लिखूंगा, ए लिखने के लिए क्या v dv बाई dx, v dv बाई dx। नहीं आया, अरे बोल आया कि नहीं आया रे, क्लियर हुआ। ये हमारा क्या, देख अब तेरे को यहां से dx लिखने का कोई जरूरत, क्योंकि फंक्शन किसके रूप में हमारा, x के रूप में। यहां t के रूप में था इसलिए dt को हमको लिखना पड़ा। यहां से इंटीग्रेशन कर दे, इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास 0 से 2 तक कर दिया। क्या समझ आ गई कहानी मेरी, क्या कहना चाह रहा था मैं। क्या वेरिएबल फोर्स के कारण से हमने वर्क डन निकाल लिया, कोई कंफ्यूजन इस बात से बेटा, कर सकते हो आराम से। आगे बढ़ते हैं, देख ये हमारा वेरिएबल फोर्स के कारण से हमने वर्क डन निकाला, जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि सब हमारे पास वर्क जो है वो डिपेंड करता है अलग अलग पे, है ना। तो हमने इस एक तो x के रूप वाला निकाल लिया, दूसरा हमने x को छोड़कर t वाला निकाल लिया। तो दोनों सवाल मैंने आपको करवा दिए। अब ग्राफ के सवाल कर लेते हैं बेटा आपसे। देख ग्राफ के सवाल क्या है, सपोज कर तेरे को एफ एक्स ग्राफ तो नहीं कराऊंगा मैं तो करा रहा हूं, देख कौन सा ग्राफ मैं कराया आपको, एटी ग्राफ। ये ए है हमारा और ये टी है, ए और टी आ गया बेटा। ओहो, ए और टी नहीं, ए और एक्स ले लूं क्या, हाँ ए और एक्स ले लेते हैं। ये किसका ग्राफ दिया अपन को, ए एक्स ग्राफ, और दिस वैल्यू इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई 4 मीटर, और ये वैल्यू है हमारा 2 मीटर। ठीक है सर। आपसे बोला गया वर्क डन, आपसे बोला गया वर्क डन फ्रॉम, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम x बराबर 0 से लेके x बराबर 4 मीटर तक। 0 से लेके 4 मीटर तक आपको क्या चाहिए, अरे वर्क डन चाहिए। ओहो नहीं आया भाई साहब, उड़ गए तोते। तो मैंने क्या कहा कि सब वर्क डन चाहिए, तो क्या एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ, एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। अरे एरिया ऑफ किसका, क्या एफ एक्स ग्राफ का एरिया ही हमारा वर्क डन होता है यार। ये बात तो चमकी यार बिल्कुल। तो एफ एक्स ग्राफ का एरिया हमारा वर्क डन होता है, लेकिन यहाँ तो एफ एक्स ग्राफ है ही नहीं। लेकिन क्या f बराबर a इंटू एक्स, अरे नहीं आया यार। क्या ए एक्स ग्राफ का एरिया किसको, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मास से, तो मास भी लिख दो, मास बराबर है आपका 1 kg। क्या क्लियर हुई कहानी, निकाल ले बेटा। मास लिख दिया 1, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 ने 2 को मार दिया, क्या 8 जूल आया क्या रे, अरे नहीं आया यार। ये कौन सा ग्राफ बनाया मैंने, क्लियर हुई, क्लैरिटी आई बात में कि साहब ए एक्स ग्राफ गिवन हो तो भी मैं सवाल को सोल्व कर सकता हूं, और सवाल को करने का तरीका मेरा ये था। बोल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब थोड़ी सी अपन कल अपने स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ लिया था इससे पहले वाले लेक्चर में।
अब अपन थोड़ी सी हमने वेरिएबल की बातें किया कि साहब वेरिएबल से हम कैसे कैसे वर्क डन कर सकते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। वेरिएबल से कोई भी सवाल हो आप सोल्व कर सकते हो बेटा जी। स्प्रिंग फोर्स हमारा क्या था, क्या वेरिएबल ही तो था यार? अरे नहीं आया। अरे स्प्रिंग फोर्स कैसा था? अरे वेरिएबल था। ओ हो। हम बात करते हैं बेटा थोड़ी सी बातें काइनेटिक एनर्जी की। अरे किसकी बात कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी की। ध्यान से सुने काइनेटिक एनर्जी के बारे में। कुछ ज्यादा डिटेल नहीं बताने वाला मैं काइनेटिक के बारे में, पोटेंशियल की ज्यादा स्टडी चलेगी हमारी। हमने कहा काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसके कारण से होती है? मोशन के कारण, जिसका वैल्यू जो होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अरे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। इतनी सी बात तो हमने देख ली कि साहब हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और सुने बेटा, अगर आपसे बोला जाए मोमेंटम, मोमेंटम जानते हो तुम लोग, P बराबर क्या लिखा करते हैं हम लोग? लिखते हैं m इंटू वी। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन आया p स्क्वायर बाई 2m। इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर आ जाएगा m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। दिस इज नोन एज p स्क्वायर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन p एंड काइनेटिक एनर्जी। बोल आया कि नहीं आया? रे क्या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में हमने रिलेशन निकाल लिया? समझ आया क्या रे? बोल उड़ गए तोते भाई साहब, आया नहीं तुम्हें? तो मैं क्या कहूं बेटा, अब मेरे को ग्राफ बनाना है। देख ग्राफ किन किन के बीच बनाना है? पहला ग्राफ बनाया मैंने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। किसके बीच में बनाया? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। ध्यान से सुने, क्या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में जो ग्राफ आ रहा है, जो ग्राफ आ रहा है, दिस इज पैराबोला। अरे नहीं आया। क्या है? पैराबोला। तो पैराबोला कौन सा वाला? ये वाला या ये वाला? कौन सा वाला चेक करके बता। ये वाला या ये वाला? एक नंबर या दो नंबर बोल के बता। अरे नहीं आया यार। अब सोच, मैं आपको जब पैराबोला याद करने के तरीके सिखाता हूं, देख P का वैल्यू प्लस का रख दे चाहे माइनस का रख दे, काइनेटिक एनर्जी कैसी आनी है? पॉजिटिव। बोला आनी है। P का वैल्यू चाहे प्लस का रख दे चाहे माइनस का रख दे, वैल्यू कैसी आनी है? काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। तो सही तरीके से ग्राफ का आंसर आएगा हमारा दिस। बोल क्लियर हुआ? और सुन, तुझे पूछा गया यही ग्राफ बना दूं मैं दूसरा। देख मैंने बोला कि साहब P स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाओ। P स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी, तो ग्राफ कैसा बनेगा रे? अरे इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। देख कैसे। अरे अब इसको हमने क्या मान लिया, इस पूरे के लिए बना रहे, इसका इसके साथ में बना रहे, पहले P का इसके साथ बना रहे थे, तो दिस इज स्ट्रेट लाइन। क्या कर सकते हो ऐसा ग्राफ यार? और सुन बेटा, आपसे बोला गया कि ग्राफ बनाना आपको किसके बीच में? हमने कह दिया काइनेटिक एनर्जी और 1/p स्क्वायर के रूप में। काइनेटिक एनर्जी और 1/p स्क्वायर के रूप में ग्राफ बनाना है। ओ हो। तो देख कैसे बनाए बेटा, दिस इज x एंड दिस इज y। बोल है कि नहीं है रे? तो हमने क्या किया बेटा, इस वाले में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया। इस वाले में क्या इंप्रूवमेंट किया देखना, इसको लिख दिया मैंने x इज इक्वल टू, तो p स्क्वायर को मैं नीचे ले गया। P स्क्वायर को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो देख क्या बनेगा, क्या 1/p स्क्वायर आएगा? अरे उड़ गए तोते भाई साहब। इसको प्रोपोर्शनल में ले आओ m को, तो m हमारा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या दिस इज नोन एज x? यहां पर ये y था, सॉरी ये y था, ये y है, तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x। क्या ऐसा ग्राफ बनेगा रे? तो बड़ा ग्राफ की मैंने आपको चर्चा कराया यहां से। क्या ग्राफ वाले सवाल आप सोल्व कर सकते हो? कोई कंफ्यूजन इस बात में? कर सकते हैं आराम से। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, इनके सवाल और किस तरह से आते हैं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड सवाल जो है हमारे, वो कैसे कैसे हमारे सवाल आ सकते हैं। देखो आपसे एक बार एक ऐसा सवाल आता है, जैसे आपसे कह दिया गया, क्या कहा गया, द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाई 50%, then find the percentage change in momentum।
तो बेटा मोमेंटम में परसेंटेज चेंज कितना आया वो आपसे पूछ लिया। काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज कितना दिया आपको 50%। और किस में पूछा गया आपसे, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो क्या करेंगे, देखो बेटा जब भी आपको यहां पर ये जो परिवर्तन है वो अगर 5% से ज्यादा मिल जाए, किससे ज्यादा मिल जाए रे, 5% से ज्यादा, हाँ तो 5% से ज्यादा मिल जाए तो हम हकीकत वाला फॉर्मूला लगाएंगे पी स्क्वायर बाई 2m। तो मैं तो सीधा लिख दूं पी क्या काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। इनिशियली मैं के मान लेता हूं, फाइनली में कितना मानूंगा, 50% बढ़ा दिया काइनेटिक एनर्जी को तो क्या 1.5 हो गया रे। सोच के तेरे पास 1 रुपया था, 50% बढ़ा दिया, पहले वाले का 50 कितना था, 50% कितना था, 50 पैसा था, तो 50 बढ़ा दे तो 1.5 रुपए हो गया ना यार, तो 1.5 के हो गया। पर इज इक्वल टू P1 इनिशियल और ये P2 जो आपको निकालना है। के ने के को मार डाला, अरे नहीं आया यार, तो यहां से हम कह सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1.5 पुराना P। नहीं आया क्या, इसको जो सोल्व करोगे तो कितना आएगा, लगभग उसके बराबर निकाल के चेक कर लेना कितना परसेंटेज बढ़ाया घटा। क्या समझ आ गई मेरी कहानी। ये तो परसेंटेज चेंज था जब जब अपन को 5% से ज्यादा गिवन था। अगर 5% से कम अगर गिवन होगा तो 5% इफ चेंज इज लेस देन 5%, 5% से कम है तो हम लिखेंगे डेल्टा के बाई के विच इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी। ये बात हम लिखेंगे जब 5% से हमारा कम रहा होगा। ये हमने काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड हमने बात कही थी जो मोमेंटम से जुड़ा हुआ है कि सब मोमेंटम के साथ में हमारी काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, किस किस तरह के हम ग्राफ बना सकते हैं वो हमने यहाँ से देख लिए। तो हमने 3 ग्राफ बेसिक यहाँ बनाए थे, हमने मोमेंटम के इनके सारे ग्राफ बना लिए। बोल कोई कंफ्यूजन इस बात के लिए बेटा। अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में घुसते हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा सुनते जाएं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। क्या है मेन टॉपिक हमारा, पोटेंशियल एनर्जी है इसका। इस बात के लिए यहां मैं बता देता हूं कि मेन टॉपिक क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी है। देख पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन क्या चर्चाएं करते हैं, देख तो बेटा हमने कहा सब पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा कर, पोटेंशियल एनर्जी। क्या तुमने पोटेंशियल एनर्जी की अपन चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले अपन बात करें कि सब हमने कहीं ना कहीं हमें कुछ बातें पता रहनी चाहिए पोटेंशियल का मतलब क्या है। बेटा एक तरह की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसे स्प्रिंग पोटेंशियल कहते हैं हम लोग, एक तरह की उसकी इंटरनल स्टोर्ड एनर्जी होती है उसके ओरिएंटेशन के कारण से। जो किसके कारण से होती है, ओरिएंटेशन के कारण से होती है। जैसे स्प्रिंग को खींच लिया आपने तो उसमें चेंज आ गया, तो ओरिएंटेशन चेंज हो गया, मतलब उसके अंदर क्या आ गई हमारी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जैसे ये मारकर यहां था, इसको उठा के यहां रख दिया तो इसमें क्या चेंज हो गया, इसकी ओरिएंटेशन, इसकी पोजीशन चेंज हो गया, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई हमारी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें क्या कहानी कही जाती है ये सुने। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको ये कहा जाता है कि डी जो भी पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन आता है वो हमेशा इक्वल होता है -dw, माइनस और कौन सा वाला, कंजर्वेटिव। अरे कौन सा वाला होता है हमारा, कंजर्वेटिव जो होता है उसमें जो उसके कारण से जो वर्क डन होता है वो वर्क डन बराबर होता है माइनस ऑफ डी के। अरे किसके बराबर होता है हमारा, माइनस ऑफ dw होता है। जब भी अब हमने कह दिया इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम कह देंगे कि u इनिशियल से लेके u फाइनल तक, तो हमने कह दिया डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव, या वर्क डन कंजर्वेटिव बराबर माइनस डेल्टा u। कंजर्वेटिव यानी संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स हमारे क्या होते हैं उनके बारे में डिटेल से अपन स्टडी करेंगे अभी।
बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप इतना समझे कि पोटेंशियल एनर्जी का हमारा मेन कंसेप्ट ये था, जिससे अपन कंजर्वेटिव से जो वर्क डन किया जाएगा वो हमारा क्या रहेगा, माइनस डेल्टा यू रहेगा। अब सोच के देखते हैं हम लोग इसके सवालों में छोटे छोटे पहले बातें करते हैं बेटा कंजर्वेटिव की, कि कंजर्वेटिव में क्या कहानियां होती है। सबसे पहले बात करूं मैं कि सब कंजर्वेटिव फोर्स होते कौन से हमारे, कंजर्वेटिव जो फोर्सेस है वो कौन से होते हैं, तो लिख रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव दोनों की चर्चा अपन साथ साथ कर लेते हैं कि कंजर्वेटिव कौन से होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव कौन से होते हैं। पहली बात तो बेटा जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग फोर्स, खास तौर से हमारे लिए ये सारे के सारे कौन से होते हैं, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव में विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। यहां तक। अब नॉन कंजर्वेटिव में इसको कैसे डिफाइन किया, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे बेटा। ये जो होते हमेशा ओपन साइकिल में होते हैं, कभी भी क्लोज्ड में नहीं हो सकते। अगर जैसे ही क्लोज्ड में लाओगे इसका मतलब हम कहेंगे कि सब इस क्लोज्ड पे, ये पाथ पे डिपेंड। देख कैसे, यहां से जो कहानी पढ़ी थी मैंने वो क्या पढ़ी थी, वो पढ़ी थी u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर माइनस WC। यानी आप कहो कि सर A से लेके मुझे B तक जाना है, तो मैं इस तरह से गया और ऐसे गया, 3 तरीके से गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर कंजर्वेटिव फोर्स से गए, किससे गए, कंजर्वेटिव से गए, तो बेटा इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। यानी वो किस पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल से फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता। अरे नहीं आया यार, उड़ गए तोते भाई साहब। मैंने कहा कि कंजर्वेटिव वो फोर्स होते हैं जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, उनको पाथ से कोई लेना देना नहीं है। पाथ कुछ भी हो उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो जैसे एग्जांपल दूं मैं बेटा आपको, तो एग्जांपल जैसे क्या, ये मार्कर था, उठाया, डर रख दिया, वापस रख दो, वर्क डन कितना, 0 था कि नहीं था, बिल्कुल सही कहा मास्टर ने। दूसरी बात सुन, अगर फ्रिक्शन होता, सोच डर ऐसे घिस रहा हो, तो क्या हमने कहा सब एक साइकिल पूरा कर ले, क्या पूरा साइकिल कर लेगा, या मैं कहता जितना ज्यादा चलाएगा उतना ही वर्क डन ज्यादा होगा फ्रिक्शन से। अरे जितना ज्यादा फ्रिक्शन से क्योंकि कांटेक्ट हो रहा है ना यार, जितना ज्यादा चलाओगे क्या उतना ही हमारे पास वर्क डन लॉस ज्यादा होगा फ्रिक्शन के कारण से। तो हमने कैसा, फ्रिक्शन के कारण से जो लॉस आया हमारा, या कहते कि फ्रिक्शन जो फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो हमारा क्या होता है, वो डिपेंड्स ऑन पाथ। वो किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो हम कह दें कि सब यहां पर W फर्स्ट इज इक्वल टू W सेकेंड इज इक्वल टू W थर्ड। तीनों वर्क डन इक्वल होंगे किसके लिए, कंजर्वेटिव के लिए। अरे किसके लिए होंगे, कंजर्वेटिव के लिए। और अगर नॉन कंजर्वेटिव होता तो ऐसा कभी भी नहीं होता। डिपेंड करेगा किस पर, पाथ पे। इसमें कहा क्लोज लूप में किया गया वर्क डन क्या रहेगा, 0। नोट कर लें, द वर्क डन इन कंजर्वेटिव फॉर क्लोज लूप इज ऑलवेज 0, बट इन नॉन कंजर्वेटिव इट इज नॉट 0। हाँ, तो ये 0 नहीं होगा। दूसरी बात बेटा, ये वाले सारे के सारे फोर्स आपने देखे होंगे, सब उन्हीं
लाइन के अलोंग लगते हैं, जिधर सेंटर होते हैं हमारे, तो इनको कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस। क्या कहते हैं? अरे कंजर्वेटिव फोर्स हमारे सेंट्रल होते हैं, बट ये कोई सेंट्रल नहीं होते हैं। तो ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की कहानी सबको समझ आ गया बेटा? क्या फिर से समझ ले। कंजर्वेटिव वो फोर्स होता है जो उसके इनिशियल और फाइनल से मतलब रखता है, उसको रास्ते से कोई मतलब, अगर रास्ते से मतलब है तो वो कौन आएगा? हमारा फ्रिक्शन। क्यों? फ्रिक्शन ज़्यादा होना, ज़्यादा दूरी चलाओगे तो ज़्यादा लॉस करेगा ना रे, तो ज़्यादा वर्क डन होगा कि नहीं होगा? मैं कह दूँ इस वाले को इधर लेके जा, चाहे इधर से ऐसे ऐसे लेके आ, mg का वर्क डन तो क्या रहेगा हमारा? बराबर बराबर रहेगा। अब वहां से अपन वापस चलते हैं बेटा, एक बार सुनते जा। हमने कहा सब कंजर्वेटिव से जो वर्क डन आया हमारा, वो आया माइनस डेल्टा यू। तो माइनस डेल्टा यू आया, इसकी कहानी कैसे पढ़े, कैसे इनमें रिलेशंस होते हैं फोर्स के साथ में, उसकी अपन चर्चा करते हैं बेटा। हमने कहा कि सब डी यू या डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव, और वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव क्या लिख सकता हूं? फोर्स कंजर्वेटिव डॉट डी आर। अरे उड़ गए तोते, क्या वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। सो हियर एफ कंजर्वेटिव जो हमारा आया वो कितना आया? डॉट डी आर आ गया। यहां से जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए बेटा, ये बात आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे डिट्टो सेम। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप क्या पढ़ते हो? डेल्टा वी या वी लिखते हैं वहां पर माइनस ई डॉट डी आर, याद है क्या? ई डॉट डी आर, ए से लेके बी तक, डिट्टो सेम की सेम बात है, ए से लेके बी तक। ये कौन सा फोर्स है हमारा? कंजर्वेटिव। ध्यान रखे, वर्क डन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। ओ हो, तो सब डेल्टा यू हमने कह दिया। सबसे पहली बात, अगर आपको क्या फोर्स गिवन हो तो क्या यू पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो? नहीं आया। या मैं कह दूं यहां से एरिया ऑफ एफ एंड एक्स ग्राफ is equal to change in potential energy। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को कौन बताता है? एरिया ऑफ एफ और एक्स ग्राफ। एफ और एक्स ग्राफ का एरिया हमारा किसको बताता है? अरे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को। हाँ भाई बहुत बढ़िया, मजा आया बाबा। अब देख ये बात करी, हम दूसरी बात कहें बेटा, अगर तुम्हें फोर्स निकालना होगा तो क्या लिखोगे? माइनस डी यू बाई डी आर, माइनस डी यू बाई डी आर। और ये तो हमारा स्केलर की तरह हुआ, वेक्टर में लिख के बता तो लिखेंगे डबाई यू बाई डबाई एक्स आई के प्लस डबाई यू बाई डबाई वाई जे के प्लस डबाई यू बाई डबाई जेड। अरे इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये क्या है हमारा? पार्शियल डिफरेंशिएशन। कि साहब कैसे करें? कि सब यू तो स्केलर होता है बट फोर्स वेक्टर होता है। अब फोर्स को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका पार्शियली, पार्शियल का मतलब है कि एक का डिफरेंशिएशन करो बाकी दो को कांस्टेंट रखो, फिर अगले का डिफरेंशिएशन करो बाकी दो को कांस्टेंट रखो। ये मीनिंग होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? अब सोच के देख, अगर तुझे सवाल करने हो न्यूमेरिकल इसके आए तो क्या करेगा? मैं इधर करवा देता हूं न्यूमेरिकल इसके बेटा। पहला न्यूमेरिकल आपसे ये कहा गया, ग्राफिकल भी हो सकता है बेटा। देख ग्राफिकल सवाल की बात करूं, मैंने ग्राफ बनाया इस तरह से, ये एफ और आर ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है? एफ और आर ग्राफ। ये ग्राफ बना दिया। ये लो साहब, ये वाला जो वैल्यू है आपका वो x इज इक्वल टू 2 मीटर है, x इज इक्वल टू 6 मीटर है। ये 20 न्यूटन फोर्स लग रहा। ये कितना लग रहा? 20 न्यूटन। और क्या कहा? ये कहा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट x बराबर 2 मीटर एंड एट x बराबर 6 मीटर if u initial is equal to
माइनस का 20 जूल एट x इज इक्वल टू 0 मीटर। ये सवाल दे दिया, सिस्टमेटिक सवाल लिख दिया मैंने एक। ऐसे सवाल जेई मेन में पूछे गए इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर से। तो हमें क्या कहा गया बेटा, आपको ये सिखाया गया कि यू निकालना है। कौन सा निकालना है, एक तो यहां पर यू निकालना है, एक यहां पर यू निकालना है। ओ हो। तो देख बेटा, ये डेल्टा यू, क्या एरिया निकालना पड़ेगा एफ और एक्स ग्राफ का। देख करता हूं मैंने कहा यू इनिशियल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एरिया। कहां से कहां तक की बात कर रहा हूं मैं, x बराबर 0 से लेके ये वाला एरिया निकाल लेता हूं मैं बेटा, ए वाला A1। ये कितना लिख दिया मैंने, A1। क्यों, मैं पहले फाइनल कौन सा निकाल रहा हूं, मैं x बराबर 2 पे निकाल रहा हूं। तो u इनिशियल कितना है देख के बता, क्या u फाइनल तेरे को पता करना कहां पर, x पर, ये भी पता कर सकता है, ये पता कर रहा हूं पहले मैं। तो ये कहां करूं कि सब, यह आपने सिखाया कि इसका एरिया, अब एरिया कहां तक की बातें कर रहा हूं, यहां से यहां तक। तो यहां पर पोटेंशियल नहीं आ जाएगी फाइनल माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 जूल। 20 जूल है भैया, 20 जूल है ना। अब हमने कहा इज इक्वल टू माइनस एरिया, एरिया कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 40। कितना आया रे यू फाइनल, क्या माइनस का 60 जूल आया। कहां पर, x इज इक्वल टू 2 मीटर पे, और x इज इक्वल टू 2 मीटर पे। ओ हो, क्या समझ आई ये कहानी। क्या x बराबर 6 पे निकाल सकता था, अगर तू पूरा एरिया ले लेता, सोच के देख, क्या जो पूरा एरिया लेता यहां से यहां तक का, तो क्या आ जाता तेरे पास, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाता। कर सकता है इन सवालों को, इसकी मैं ज्यादा चर्चा नहीं कराऊंगा। अब अपन बात करते हैं बेटा, देखो हमारे को कहा गया, या दूसरा रूप और भी सवाल हो सकता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। आपसे कहा गया कि F फोर्स इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई स्क्वायर जे के। आपसे बोला गया फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया। तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, सोच के देख बेटा। तो हमने क्या कहा कि सब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम कहेंगे du बराबर या डेल्टा u बराबर माइनस इंटीग्रेशन f डॉट डी आर। कहां से कहां तक, मैं तो कह देता हूं x के लिए अलग जनरलाइज कर लेते हैं बेटा। तो सोच के देख, माइनस तो ये ऐसा का ऐसा है, f का वैल्यू क्या लिख दूं, एक्स आई के प्लस वाई स्क्वायर जे के, डॉट लगा दिया। अब dr का वैल्यू क्या लिखूं, dr का वैल्यू आएगा dx आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी वाई जे के। हाँ आ गया भाई साहब। तो अब हम कहें बेटा इंटीग्रेशन कर दो, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई की पावर 3/3। दिस इज डेल्टा यू। जीरो से लेके कहीं तक भी जो भी था आप कर सकते हो। क्या आपके पास u का इक्वेशन आ गया, अगर लिमिट नहीं लगाई हो तो प्लस c लगा दो। ये आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, जिसको अपन ने सोल्व किया फोर्स से। अरे किससे सोल्व किया हमने, फोर्स गिवन था अपन को, और फोर्स से हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। अगला सवाल देखिए बेटा, अब आपको, अभी तो मैं आपको f दे रहा था और f के लिए मैंने ग्राफ दिया था। अब मैं जो ग्राफ भी दूंगा उल्टा सवाल पूछूंगा। अब मैं उल्टा सवाल का मतलब कि आपको u की चर्चा दी गई है, f निकालना है कंजर्वेटिव, जो माइनस डी यू बाई डी आर होता है, या हमने कहा डबाई यू माइनस का डबाई यू बाई डबाई एक्स आई के प्लस डबाई यू बाई डबाई जेड डबाई वाई के कैप जे कैप प्लस डबाई यू बाई डबाई जेड के कैप। ये सॉल्यूशन। जैसे सपोज तेरे को एक फोर्स का u का वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xyz। आपसे क्या बोला गया, फाइंड द फोर्स एट 1, 2, 3। यहां पर क्या चाहिए आपको बेटा, यही सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो सकता था। V बराबर ये हो सकता था, आपसे पूछता इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ या फोर्स बताओ। तो क्या करेंगे, F निकालने के लिए माइनस डबाई यू बाई डबाई एक्स, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करो। किसके रेस्पेक्ट में रे, अरे क्या x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अरे नहीं आया, अरे रामलालो नहीं आया। तो इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बेटा 2x
प्लस x का करेंगे 1, y और z तो क्या हमारा कांस्टेंट है, दिस इज i कैप, ओ हो प्लस। अब बात करें बेटा हम लोग, हमने कहा अब इसका y के रेस्पेक्ट को, दिस इज कांस्टेंट सो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 0, हियर 2x into z j कैप प्लस, यहां से बात करें अब z के लिए कर लेते हैं तो 2xy k कैप। अरे आया कि नहीं आया, तूने क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया। अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो वैल्यू पुट कर दे, नहीं गिवन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सुन, तूने पढ़ा F कंजर्वेटिव बराबर माइनस du बाई dr, ये पढ़ा तूने यार, वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा। यहां से एक चीज देख ढंग से कि du बाई dr का मतलब स्लोप ऑफ u एंड r ग्राफ का नेगेटिव वैल्यू किसको बताएगा, फोर्स को। अरे नेगेटिव वैल्यू किसको बताएगा, फोर्स को बताएगा। तो इस बारे में अपन चर्चा करें कि साहब फोर्स को बताएगा। एक सवाल ले लूं मैं, सपोज कर, सवाल क्या, मैं पहले ही बताता हूं तेरे को, आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते फिर बात करते हैं इसकी। तो बेटा हमने कहा कि साहब हमारे पास ये बातें पढ़ी, जो कंजर्वेटिव की अपन बात पढ़ रहे हैं, इसके लिए अपन को एक चीज पढ़ाई जाती है। यहाँ से क्या पढ़ाया जाता है, सब जैसे 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 मैंने कहा कि साहब मेरे पास ये कोई ग्राफ है ना, ये कोई ग्राफ है और ये ux ग्राफ है हमारा, ये r है हमारा और ये u है, ये पोटेंशियल एनर्जी है हमारा और ये r है इस साइड में। ठीक है बेटा, आपसे बोला गया इस पॉइंट पर, पॉइंट A पे, पॉइंट B पे बताओ फोर्स किधर लग रहा है। क्या पूछा, फोर्स किधर लग रहा है। तो सोच के देख, क्या स्लोप निकालना पड़ेगा तुझे। अरे नहीं आया यार, क्या स्लोप ऐसा हुआ, दिस इज द नेगेटिव स्लोप। अरे उड़ गए तोते भाई साहब। अरे स्लोप है ना यार, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ है तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है, अब हमें क्या निकालना, फोर्स। फोर्स किधर की तरफ आएगा, देख बी पे, तो हमने कहा माइनस ऑफ नेगेटिव, क्यों, स्लोप कैसा है हमारा, नेगेटिव है। अरे du बाई डी आर कैसा है, नेगेटिव है, तो क्या फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अरे उड़ गए तोते भाई साहब, यहां जो फोर्स लगा वो इस तरफ लगा। अरे किधर लगा, इस तरफ लगा, और नहीं चमका ये। फिर सोच एफ नहीं आया, मुझे पता नहीं आया राम लालो। मैंने कहा एफ बी बराबर नेगेटिव ऑफ स्लोप du बाई डी आर एट बी, है ना। तो हम कहें du बाई डी आर एट बी कैसा है, नेगेटिव, बिल्कुल है यार। तो ये नेगेटिव फॉर्मूले वाला था और इसके साथ नेगेटिव तो क्या बन गया, तो फोर्स का वैल्यू कैसा आया, और डर आया कि नहीं आया। अरे ए पे टेंजेंट ड्रॉ करे से, अरे ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट या du बाई डी आर कैसा आया, अरे पॉजिटिव। सो फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव, नहीं आया। तो सब फोर्स आएगा नेगेटिव और यहां फोर्स आया। क्या फोर्स पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, ग्राफ से समझ आ गया बेटा। कर सकता है इस बात के लिए ग्राफ में, कौन क्लियर है। और सोचते हैं बेटा, और करते हैं एक बार, देखो ये हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ में। अब सुनिए, कंजर्वेटिव जो हमारी बातें करते हैं इसके साथ में आपसे एक चीज बताई जाती है बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम या ऑब्जेक्ट के लिए इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। कैसे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, आपने बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ा हुआ बेटा। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है एफ जो होगा वो कितना होना चाहिए, जहां फोर्स का वैल्यू जीरो है, जहां फोर्स का वैल्यू जीरो है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो पॉइंट हमारा। यार समझ आ गई ये बात, तो बिल्कुल क्लियर था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। या मैं ये कह दूं बेटा, फोर्स का वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या, du बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। अरे नहीं आया यार, क्या अगर ये कंडीशन है तो हम ये कह सकते हैं कि यह इक्विलिब्रियम में है।
कैसा है ये, इक्विलिब्रियम में है। दूसरी बात सुनना, साम्य अवस्था में है, यानी साम्य अवस्था। अब ये बात है बेटा कि जो इक्विलिब्रियम होती है वो तीन तरीके की होती है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीन बातें आती है। तीनों में क्या क्या कहानियां होती है। इक्विलिब्रियम होने का मतलब सबसे पहली कहानी तो ये होनी ही चाहिए, du बाई डी आर बराबर जीरो, सब में होना चाहिए। माइनस डी यू बाई डी आर बराबर जीरो, माइनस डी यू बाई डी आर बराबर जीरो। इसमें तो कोई सोचने वाली बात, इक्विलिब्रियम होगा तभी जब हमारे पास क्या हो, क्या नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल विल बी जीरो। अरे नहीं आया यार, हाँ ये बात चमकी साहब। अब हम बात करें कि साहब स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा। एक छोटी सी बात समझते हैं, एसएचएम की जैसी बात है बेटा हमारी, सोच के देखना। ये मैं बात कह रहा हूं, ये एसएचएम जैसी बात समझ लो। मैंने कहा कि साहब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहां रखा गया ए, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां रखा गया बी, तीसरा ऑब्जेक्ट हमने यहां रख दिया सी। सोच के देख, क्या सब जगह पर, ये कौन सा ग्राफ है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ही हो गया एक तरह से, ये एक्स हो गया और ये यू हो गया। अब सोच के देख, क्या ए बी सी तीनों जगह पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेगा, क्या दिस इज हॉरिजॉन्टल। अरे उड़ गए तोते भाई साहब, क्या हॉरिजॉन्टल आएगा टेंजेंट खींचेंगे तो। इसका मतलब एट ऑल द कंडीशंस du बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो है। ऑल द कंडीशंस ए बी एंड सी, तीनों पॉइंट पे ए बी सी पे हमारा वैल्यू किसका जीरो है, फोर्स का वैल्यू जीरो है। अरे फोर्स का वैल्यू जीरो है। अब अपन बात करें बेटा कि स्टेबल कहां, अनस्टेबल कहां। देख एक फंडा बताता हूं, अगर उसको इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा हिला दे और अपनी दुनिया से ही भाग जाए, अपनी दुनिया से चला जाए, तो वो क्या रहेगा, अनस्टेबल। दौड़ा के देख, डर क्यों भाग जाएगा, दिस इज अनस्टेबल। ये क्या है, अनस्टेबल है। इसको दौड़ा, डर क्या वापस आएगा, देख यहां जाने के बाद छोड़ेगा तो क्या वापस ऐसे ऐसे मोशन करेगा, अरे क्या ओसिलेशन करेगा, क्या दिस इज स्टेबल है रे। अरे उड़ गए तोते भाई साहब। ये हमारी कहानी, थ्योरेटिकल कहानी। हमने कहा इसको थोड़ा सा किसका, इसको कोई फर्क नहीं है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अरे कैसा है ये, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आ गया साहब यहां तक तो। अब बात ये आई बेटा कि ये बात तो सर आपने कह दी हमको, हम इसको मैथमेटिकली कैसे सोल्व करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है और स्टेबल है कि अनस्टेबल। सपोज दैट आपसे कहा गया कि u इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज करो ये हमारे पास एक सवाल है जिसे हमने कह दिया कि u बराबर 8x माइनस एक्स स्क्वायर है। आपको क्या पता करना है कि सब आपको ये बताओ, क्या ये वाला पार्टिकल, पहली बात तो कहां पर इक्विलिब्रियम है, अगर इक्विलिब्रियम है जहां पर, क्या वो स्टेबल है या नहीं है। एक सवाल लिया मैंने, ये सवाल क्या लिया कि सब u बराबर 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब पहली बात तो ये, क्या ये स्टेबल कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में आ सकता है, चेक करना पड़ेगा। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। ओहो, तो देख कैसे करें बेटा, सोच के देखना। पहले सबसे पहली बात कहानी ये कही जाती है, अगर देख कंडीशन के साथ में, अगर वो स्टेबल है, ये तो सबके साथ बराबर बराबर था कहानी। मैं कह दूं यहां लिख देता यार मैं थोड़ा सा, देख बेटा अगर वो स्टेबल है तो डबल डिफरेंशिएशन जो है आपका वो ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, अरे क्या आना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अगर दो बार डिफरेंशिएशन करो और जो 2 बार डिफरेंशिएशन किया वो पॉजिटिव आया तो वो कैसा है, स्टेबल। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन किया, अरे 2 बार डिफरेंशिएशन किया और वो नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ रे, वो अनस्टेबल।
क्या समझ आ गई मेरी कहानी? बेटा स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन है, अगर मैं यहाँ की चर्चा करूं तो डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर ग्रेटर देन सॉरी लेस देन जीरो, और यहाँ की चर्चा करूं तो डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। ये कंडीशन हमारी स्टेबल और अनस्टेबल के लिए पढ़ाई गई है हमको। अब देख हम करते हैं इसको सोल्व बेटा। देख मैं आपको एक छोटे लेवल का सवाल ही करा रहा हूँ फिलहाल, बड़े लेवल का सवाल नहीं करा रहा, सोच के देखना बेटा। मैंने कहा मेरे को एक सवाल दिया गया, सवाल क्या था मेरा, मेरे को समझ में आ गया कि सब x बराबर u बराबर, एग्जाम्पल है हमारा u इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। बोला गया कि सब कहां पर ये इक्विलिब्रियम में है, और जहां इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है वो चेक करो। तो हमने कहा कि सब पहले फोर्स का वैल्यू निकाल लो, फोर्स बराबर माइनस डबाई यू बाई डबाई एक्स आई के प्लस डबाई यू बाई डबाई वाई जे के प्लस डबाई यू बाई डबाई जेड के। नहीं आया। अब क्या करें बेटा, यहां तो सिर्फ एक्स ही है, अरे y का फंक्शन होता तो भी तू सोल्व कर ले, सोच के देख यार, बिल्कुल सोच के देख। तो मैंने कहा f बराबर करके देख डिफरेंशियल कितना आएगा, 8 माइनस 2x। आया कि नहीं आया? यार आई कैप लिखना है तो लिख दे, नहीं लिख बाकी तो जीरो आएंगे, जेड है वाई तो है ही नहीं। तो हमने कह दिया कि सब माइनस डबाई यू, देख ये तो फोर्स लिख दिया मैंने, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, क्या दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर ये इक्वल टू जीरो है तो x बराबर कितना आया, क्या x बराबर 4 मीटर इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यही तो कहा तुझे कि f बराबर जीरो या माइनस डी यू बाई डी आर बराबर या डी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, ओ जीरो होना चाहिए साहब। तो हमने कह दिया साहब हमारे पास ये वैल्यू पता चल गई। अब ये चेक करो क्या ये x बराबर 4 पे स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो एक बार फेर कर लो, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू, क्या दिस इज लेस देन जीरो। अरे नहीं आया, इसका एक बार किया फिर दोबारा करेंगे तो -2 आया, -2 आने का मतलब क्या, लेस देन जीरो। तो हम क्या कहेंगे बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे कैसा है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बोला आया कि नहीं आया। अरे क्या कर सकते हैं सवालों को, ये हमारे एक सिंपल सवाल टाइप के थे। अब अपन इन्हीं में ग्राफिकल की बात करते हैं बेटा। क्या ऐसा और भी कोई सवाल कर सकता है तू, जैसे मैं आपसे पूछूं रोक 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 रोक, मैंने क्या कहा कि सब तेरे पास u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तुझे पूछा गया बताओ क्या इसके अंदर कहीं इक्विलिब्रियम है तो कहां पर है, और नहीं है तो नहीं है, तो क्या बात है। तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले f निकालेंगे, माइनस डबाई यू बाई डबाई एक्स आई के प्लस डबाई यू बाई डबाई वाई जे के। हो सकता है मेरा सवाल को कैलकुलेशन ठीक ना हो क्योंकि मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब देख माइनस इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा पहले, तो क्या आएगा 2x प्लस वाई, अरे आया क्या 2x प्लस वाई, आई के प्लस आगे करते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो हमने कह दिया x j के, क्या आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो बेटा ये क्या f का वैल्यू आ गया, अरे किसका वैल्यू आ गया, f का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हम कहें एक काम करते हैं बेटा, इसको थोड़ा चेंज ही कर लेते हैं सवाल को, इसको चेंज कर लेते हैं 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस नहीं माइनस का है, ये माइनस का है। ये सवाल हमारा है, इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं सवाल को, थोड़ा चेंज कर लेते हैं सवाल में ताकि अपन को आसानी से वैल्यू भी मिल जाए ना। तो हमने क्या कह दिया बेटा, हमें f निकालना था, तो हम कहेंगे डबाई यू बाई डबाई एक्स, पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 2x माइनस 2 आई के प्लस 2y माइनस 4 जे के। बोल आया कि नहीं आया। रे क्या दिस फोर्स इज द फोर्स इन एफ एक्स डायरेक्शन और दिस इज इन वाई डायरेक्शन।
फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। अरे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम कंडीशन की बातें कर रहे हैं। तो क्या एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, एफ वाई शुड बी, अरे नहीं आया यार। क्या इक्विलिब्रियम का मतलब तो एक ही होता है ना यार, एफ नेट बराबर जीरो। तो हमने कह दिया एक्स डायरेक्शन का भी जीरो और वाई का भी जीरो। तो हम ये कह दे कि 2x बराबर 2, तो x बराबर क्या 1 आया है? नहीं आया। यहां से y निकालोगे तो y बराबर कितना आया? 2। क्या हमारे पास एक ऐसा कोऑर्डिनेट आ गया कि 1,2 एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जहां पर du बाई डी आर क्या है? माइनस du बाई डी आर बराबर जीरो है। क्या दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? क्या इस पॉइंट पर हमारा पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है यार? सोच के देख। क्या इस पॉइंट पर हमारा पार्टिकल कैसे है? इक्विलिब्रियम में है। इसका एक बार दोबारा डिफरेंशिएशन करो बेटा। दोबारा करोगे तो यहाँ कितना आएगा? देख के 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा। क्या प्लस का आ रहा है? अरे कैसा आ रहा है? तो बेटा मैं लिख देता हूं डी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर इज पॉजिटिव, सो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एट 1,2। एक मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल करा दिया। ये इस तरह से मेंस लेवल और भी बड़ा बन सकता था बेटा। कई बार जेई में ऐसे 4 कोऑर्डिनेट आ जाते हैं इससे। उसमें मल्टीपल चॉइस आंसर्स में ऐसे सवाल होते हैं, उनमें 4 कोऑर्डिनेट फिर चेक करना पड़ता है कि कौन सा हमारा है या कौन सा नहीं है, उनमें वैल्यू पुट कर करके, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब बात करते हैं ग्राफ से बनाते हैं चीजों को। ग्राफ से क्या कहानियां होती हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के साथ में? बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारा कंजर्वेटिव और पोटेंशियल एनर्जी के लिए। देख सुन क्या कहानी है हमारी। हमने कहा एक ग्राफ बनाया हमने। सबसे पहले मैं जो ग्राफ बना रहा हूं वो बना रहा हूं u और x का। किसका बना रहा हूं? u और x ग्राफ। ये ग्राफ बना दिया। दिस इज x1 एंड दिस इज x2। ये बोला आपसे x1 और x2 है। और सुनना, आपसे बोला गया एट व्हाट कंडीशन, किस जगह पर हमारा पार्टिकल जो इक्विलिब्रियम में है। कंडीशन ऑफ, लिख देता हूं, कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं आया क्या? हम बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं बेटा। देखो कैसे बात करें। सॉरी मैं एफ एक्स ग्राफ लेता हूँ। सॉरी रुको बेटा, मैं एफ एक्स ग्राफ लेता हूँ। यूएक्स का भी करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा कि एफ और एक्स ग्राफ की बात किया, कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात किया। तो पहला ऑप्शन लिख दिया बेटा आपको। आपसे कहा गया एक्स बराबर x1 पे इक्विलिब्रियम है। बी ऑप्शन दे दिया एक्स बराबर x2 पे इक्विलिब्रियम है। सी ऑप्शन दे दिया x का वैल्यू x1 से लेके x2 के बीच में इक्विलिब्रियम में है। सी दे दिया आपको बोथ ए एंड बी दोनों इक्विलिब्रियम में है। चेक करते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होना चाहिए? एफ ने, ये वाली बात है, स्टेबल की बात पूछा उसने। कैसी पूछा? स्टेबल की बात। पहले तो बता मेरे को, क्या ये 2 कंडीशन ऐसी है जहां इक्विलिब्रियम है? यानी इसका तो होना कोई जरूरी, ये तो हो ही नहीं सकता यार, ये तो नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जीरो। देख उड़ गए तोते भाई साहब। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर हमारे पास फोर्स कितना है? जीरो। तो हम कह सकते हैं एट x1 एंड x2 द फोर्स इज F is equal to 0, so this is the equilibrium condition। अब स्टेबल है या नहीं है उसके बारे में अपन को चेक करना है। अरे किसकी बात चेक करनी है अपन को कि साहब ये स्टेबल है या नहीं है? हाँ स्टेबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा? देख यहां से चेक करना। मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इधर चलता हूं, यहां चला नहीं चलूंगा, यहां चला। तो ये बात बता, क्या फोर्स का वैल्यू बढ़ा? किधर गया? पॉजिटिव एक्स में गया ना मैं। अरे किस डायरेक्शन में गया? पॉजिटिव एक्स में। क्या यहां पर फोर्स तो जीरो है? पॉजिटिव एक्स में गया, यानी फोर्स कैसा लगाया हमने? पॉजिटिव। फोर्स कैसा लगाया? पॉजिटिव। हमने कहा था कि F बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स।
ये तो पढ़ा था हमने, F बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स। हाँ सब ये बात तो सही है आपकी। तो सब डी यू बराबर F बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब मैं कह दूं कि आपने जिधर खिसकाया, आपने किधर खिसकाया बेटा, इधर की तरफ खिसकाया, क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में खिसकाया, तो फोर्स भी कैसा लगा, ओ हो, क्या पॉजिटिव में बढ़ा, पॉजिटिव में बढ़ा। देख इधर खिसकाया तुमने, सपोज दैट आपने इसको इधर खिसकाया, अगर तूने इसको इधर खिसकाया तो क्या इधर की तरफ फोर्स बढ़ा पॉजिटिव, अरे ऊपर वाला फोर्स बढ़ा मतलब पॉजिटिव में बढ़ा रहे, क्या ये अनस्टेबल भगा देगा इसको, अरे क्या कर देगा ये, इसको चेक करते हैं बेटा, इसको चेक करे। सपोज कर मैं इसको पॉजिटिव में खिसकाया, क्या अब इस पे फोर्स कैसा लगा रही है, देख नीचे वाला फोर्स नेगेटिव है क्या, नहीं आया, तो पॉजिटिव में खिसकाया फोर्स उल्टा लगा, क्या रीस्टोरिंग की तरह बिहेव कर रहा है, अरे कैसा कर रहा है, रीस्टोरिंग की तरह जो काम करता है वही हमारा क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्या आंसर मिल गया, x बराबर x2 पे हमारा क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अरे क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बोल कहानी समझ आ गई मेरी। तो बेटा हमने इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा कर ली, जिसके अंदर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के बारे में अपन पढ़ते हैं। काफी सारी हमने इन बातों के बारे में देखा कि कंजर्वेटिव में जो सवाल होते हैं उनको किस तरह से अपन सोल्व कर सकते हैं और किस तरह से उनको फोर्स के साथ में पोटेंशियल के साथ में अपन कर सकते हैं। बोल समझ में आ गया बेटा। कंजर्वेटिव का आप वर्क डन भी निकाल सकते हैं, कैसे करेंगे क्या करेंगे वो अपन और आगे पढ़ते जाएंगे इसके आगे। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। अब अपन बात करते हैं अपन बात करते हैं बेटा, हाँ हमने ये जो WP ये जो पढ़ा हमने कंजर्वेटिव फोर्स, इसी की बात करते हैं। देखो क्या होता है, वर्क डन निकालने के सवाल करते हैं अब इसके पोटेंशियल एनर्जी के। हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर चल रहे हैं अभी भी अपन, हम तो अभी भी पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा ही कर रहे हैं। अरे किसकी चर्चा कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। तो लिख देते हैं हम लोग चर्चा ऑन पोटेंशियल एनर्जी। अभी कोई पोटेंशियल एनर्जी पे ही बातें कर रहे हैं। तो सुने पोटेंशियल एनर्जी की अपन बात करें तो क्या हमने पढ़ा था कि W कंजर्वेटिव, हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। बोल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पक्की बात है ये चीज। एक बेस्ट एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल कहा मैंने, क्या कहा बेटा, ये मेरे पास कोई ब्लॉक है, ये धरती पे पड़ा है, मैं इस ब्लॉक को यहां रखा हुआ था, ये m मास का ब्लॉक है, मैं इसको h हाइट तक ले जाना चाह रहा हूं। कहां तक ले जाना चाह रहा हूं, h हाइट तक। और कैसे ले गया, और स्लोली स्लोली, अरे कैसे ले गया, स्लोली स्लोली। अब सोच सोच सोच, मैं यहां ले गया। अब सबसे पहला सवाल, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा सवाल, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट। कैसे, तू अगर इसको ऊपर ले गया होगा बेटा, देखिए ब्लॉक पड़ा हमारा, इसको ले जाना ऊपर डर स्लोली स्लोली, क्या आपने उतना ही फोर्स लगाया होगा जितना mg नहीं आया यार। पहले बता, क्या mg कांस्टेंट है, ये क्या है mg कांस्टेंट है, तो हमने कह दिया mg कांस्टेंट है, तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना h, क्या माइनस mgh आया, अरे नहीं आया यार। हमने कह दिया ये माइनस कहां से आया रे, समझ में आया ना, ये कंजर्वेटिव नीचे लग रहा था ऊपर, हम कहें माइनस डेल्टा यू होता है तो, अरे क्या होता है माइनस डेल्टा यू। तो देख बेटा माइनस डेल्टा यू आया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर mgh, और यू इनिशियल को हमने क्या बोला रे, जीरो। तो क्या u भी आ गया हमारे पास mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक तरह के फॉर्मूला आ गया। अब सुनना, m तो हमारा उस ऑब्जेक्ट का मास रहेगा, h जो है वो कहां तक की डिस्टेंस होगी, बोल देता हूं जहां आप रेफरेंस लेवल लोगे, रेफरेंस लेना पड़ेगा, यहां पर क्या लेना पड़ेगा आपको, एक रेफरेंस लेवल लेना पड़ेगा। उस रेफरेंस लेवल से उस मास की सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस, तो मैं कह देता हूं h इज द डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस लेवल टू द
सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस लेंगे बेटा जी। ये तो हमने कंजर्वेटिव का वर्क डन निकाल लिया, कंजर्वेटिव से वर्क डन तो ये आया बेटा, और जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो, ये कहानी हमने पहले भी पढ़ ली। हम तो बात करें एक्सटर्नल एजेंट से, क्या एक्सटर्नल फोर्स ऊपर ही लगाया होगा? नहीं चमकाया, ऊपर लगाया तो एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? H। अब बता एक्सटर्नल किसके बराबर लगाया रे? ये ले खत्म कहानी, नहीं आया यार। या लिख सकता था, क्या लिख सकता था? U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये हमारा एक्सटर्नल के कारण से है, वर्क डन एक्सटर्नल व्हेन, ये डेल्टा यू ये कब बेटा? जब ये कंजर्वेटिव के बराबर हो, जब ये यानी स्लोली वाली कंडीशन हो, तब हम ये बात कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कह सकते। बोल कहानी चमकी रही मेरी, ये तो बिल्कुल घोंचू सवाल, टाइम पास सवाल था। अब ये तो लुच्चू पुच्चू बोलते हैं बेटा इस सवाल को, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। डफली वाले डफली बजा बजा एक बार और बजा। हाँ अब सुन बेटा, हम कहें कि साहब हमारे पास एक चेन ये ले, ये हमारे पास एक चेन है, इस चेन को हमने यहां से लटका रखा था, L लेंथ है, मास M है। चेन का लेंथ कितना है? L, और मास कितना? M। ये बात सही मास्टर साहब। अब क्या कहा गया आपसे? बोला गया द चेन इज हैंग्स लाइक दिस बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अरे किससे बना दिया गया इस चेन को ऐसा? एक्सटर्नल एजेंट ने इसको ऐसा बना दिया। ये क्लियर हो गया सवाल पे? तुझे बोला गया फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स मान ले चाहे एक्सटर्नल एजेंट मान ले। ओ हो। तो बेटा पहले क्या करेंगे हम लोग? इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब सोच रेफरेंस लेवल कहां से ले लूं? यहां से, ये रेफरेंस लेवल है मेरा बेटा। बोल क्लियर हुआ? तो मैंने कहा U इनिशियल लिखो पहले। U इनिशियल कितना लिखूंगा? -mgh/2। उड़ गए तोते भाई साहब। ये इसका अरे दिस इज द इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन। मास तो m था, माइनस क्यों लिया? अगर रेफरेंस लेवल से नीचे एनर्जी है तो वो नेगेटिव पोटेंशियल कहलाती है, और ऊपर है तो वो पॉजिटिव हमारी कहलाती है। तो अब कह दिया U इनिशियल हमारा माइनस का mgh बेटा L/2। हम कह रहे U फाइनल, तो U फाइनल क्या लिखोगे? माइनस का, मास तो टोटल m ही है, आपने चेन को तोड़ा थोड़ी, मास तो वो का वो है G। अब सेंटर ऑफ मास कहां पर? ये कितना बता? क्या दिस इज L/3 तेरे को दिख रहा है? सोचने वाली, अरे गिवन नहीं है तो भी दिख रहा है तेरे को यार, तो L/3 हो गया। क्या सेंटर ऑफ मास तो बीच में आएगा L/6 पे, तो लिखेंगे L/O। नहीं आया, गड़बड़ कर दिया हमने। L/3, हाँ L/6 हो गया, ये समझ आ गया साहब। L/3 का आधा कितना होता है? L/3 का आधा L/6 हो गया। अब तेरे को क्या निकालना बेटा? वर्क डन। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू होता है माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ओहो, तो ये हमारा होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। नहीं आया क्या? कैसे? वर्क डन कंजर्वेटिव क्या होता है? वर्क डन कंजर्वेटिव होता है माइनस डेल्टा यू। कट गया क्या? तो ये क्या बचा? वर्क डन एक्सटर्नल बचेगा U फाइनल माइनस U। बेटा ये माइनस का लफड़ा तो नहीं हो रहा कहीं ना कहीं? तो बेटा माइनस का लफड़ा पालो मत, हमारे को कंजर्वेटिव ध्यान है, बाकी तो हम जानते हैं। तो हमने कह दिया U फाइनल कितना है? -mgl/6 माइनस ऑफ दिस इज माइनस प्लस हो जाएगा यार, तो यहां से आंसर आ जाएगा हमारा 2 3 2 3 1, और ये आ गया 3, तो 2/6, तो mgl/3। ये आया हमारा वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। बोल आया कि नहीं आया रे? कर सकते हो ये कहानी। ये मैंने एक बेस सवाल बताया है, कोई टफ लेवल का सवाल फिलहाल नहीं बताया है।
यही सवाल आपसे ये बोल दिया जाए कि सब चेन वाला सवाल ले लो, इसको कैसे ले लेते हैं, चेन वाले सवालों में। अभी बेटा अपन खूब पढ़ेंगे चेन के इनके, क्योंकि अभी अपन ने मेन तो चैप्टर पढ़ाई कहाँ है, अभी तो टाइम पास कर रहे हैं पूरे चैप्टर में, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा मेन। अब से एक बेटा हम तो सब, ये टेबल है हमारा, इस टेबल पे हमने एक चेन रख दिया ऐसा, ये चेन रख देखा है ऐसा हमने, ओके। आपसे क्या बोला गया, व्हेन द चेन, ये है हमारा L/2, दिस इज L/2, एंड मास है हमारा टोटल m, टोटल मास कितना बेटा m। व्हेन द चेन बिकम्स वर्टिकल, चेन बिकम्स वर्टिकल, व्हेन द चेन बिकम्स vertical, then find the work done by external agent। ज्यादा बेटा आपको एक्सटर्नल एजेंट का ही पूछता है, ग्रेविटी का कम पूछता है। ग्रेविटी का आ जाए तो भी अपनों को क्या दिक्कत है, तो प्लस माइनस का फर्क आएगा बेटा। तो क्या करूं, पहले यू इनिशियल लिख दूं क्या, देख इस वाले को रेफरेंस लेवल मान लेता हूं, ये रेफरेंस लेवल मान लिया, तो क्या लिखूं, क्या माइनस का, क्या इस वाले मास का तो हमारा एनर्जी 0 है, क्या इसी का है, तो माइनस का m/2 इंटू जी इंटू L/4, बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज फ्रॉम L/4, ये यू इनिशियल आया। अब बात करें यू फाइनल की, तो बेटा यू फाइनल क्या आएगा, जब वर्टिकल बन जाएगा पूरा का पूरा मास, तो पूरी एनर्जी हो जाएगी माइनस का mg/, भाई पूरा का पूरा चेन ऐसे वर्टिकल बन जाएगा, ये ऐसे, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा l, और टोटल मास कितना m। तो यहां ये रेफरेंस लेवल था, इसके नीचे नेगेटिव का आ गया। क्या वर्क डन निकाल सकते हो बाय एक्सटर्नल एजेंट, u फाइनल माइनस u। अगर कंजर्वेटिव का पूछता तो माइनस का u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो यहां से आंसर आ जाएगा माइनस mgl 1/2 माइनस का 1/2 प्लस 1/8, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा वर्क डन आ गया। किसके कारण से वर्क डन आया रे, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। बोल क्लियर हुई ये कहानी मेरी। अब सुन आगे की बात बेटा, आगे बात करते हैं हम लोग इसकी। डफली वाले डफली बजा। अब सुन बेटा, हम बात कर रहे हैं इसके लिए क्या कहानियां हैं, सुनते जाना। हमें एक सवाल दिया गया, क्या सवाल दिया गया, हमें क्या सब, ये कटोरा है, ये कटोरा है, ये बेस है हमारा, एक चेन रखा गया था यहां ऐसा, ये चेन। बेटा इस चेन का सॉल्यूशन अगर आपने करना सीख लिया तो आप किसी भी सवाल को कर लोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम भी सोल्व कर लोगे, ठीक है बेटा। इसका जो रेडियस है वो r है, रेडियस कितना है r। इस चेन का टोटल मास कितना है m। आपसे बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, हो तो सब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो बेटा यहाँ तो वेरी कर रहा है, यहाँ तो क्या कर रहा है, देख करने का तरीका बताता हूँ फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। खास तौर से तरीका जेई वालों की काम आता है, बाकी नीट वालों तो सेंटर ऑफ मास लगा के सीधा लिख देंगे। मैं कह रहा हूं थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा टुकड़ा दिया, और इस वाले के लेंथ कितना हो गया आर डी थीटा। बोल हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए छोटा सा डीएम लिखो, छोटा सा डीएम लिखूंगा लैम्बडा इंटू आर डी थीटा। अरे नहीं आया यार, लैम्बडा को क्या लिखूंगा, लेंथ, लेंथ अपॉन टोटल मास, सॉरी टोटल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ कितना, टोटल लेंथ कितना, क्या पाई यार, उड़ गए तोते भाई साहब। इस चेन का पूरा लेंथ कितना है, क्योंकि लैम्बडा इंटू डीएक्स बराबर डीएम होता है। आर ने आर को मार डाला, तो यहां से डीएम का जो वैल्यू आया m/पाई इंटू डी थीटा। ये किसका वैल्यू आया, अरे डीएम का वैल्यू। हमको चाहिए बेटा इस छोटे से पार्टिकल की, ये छोटा सा पार्टिकल हुआ हमारा डीएम, इस डीएम की छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी, वो डी यू, तो डीएम जी इंटू एच। एच कितना लिखूं, सोच के बता,
क्या दिस इज आर, सो दिस इज आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, आर ये एच कितना है, अरे एच कितना, अरे ये इस छोटे से टुकड़े की बात कर रहा हूं ना। अगर मुझे तो पूरी निकालनी है तो पूरी कहां से कहां तक, थीटा का वैल्यू 0 से लेके पाई तक, थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक बेटा, 0 से लेके पाई तक। डीएम का वैल्यू पुट कर दे, डीएम का वैल्यू है m बाई पाई इंटू जी इंटू आर साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट करना है 0 से लेके पाई तक। समझ आया क्या रे, यहां तक लगा दे बेटा लिमिट। अब सोच, ये तो थीटा 1 से थीटा 2 था, मैं कह रहा हूं इतना ना होकर सवाल ये होता हमारा, सवाल ये होता कि साहब आधी चाहिए मेरे को, तो आधे पे चेन रखा हुआ था हमारा, कहां रखा हुआ था, सिर्फ आधे पे ही चेन रखा हुआ था, तो लिमिट क्या चेंज कर देता, क्या चेंज कर देता 0 से पाई बाई 2, नहीं आया यार। क्या कुछ अलग से करना पड़ा, नहीं बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो आगे वर्क एनर्जी थ्योरम के सवाल भी आएंगे। कई बार सवाल आएंगे कि इसको नीचे ले आए और वर्टिकल बन गई, बताओ इसका वेलोसिटी क्या रहा, तो वो करेंगे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो यहां से साइन का इंटीग्रेशन, आजकल तो माइनस का कोस होता है, अरे माइनस का कोस, अरे हो माइनस का कोस, तो माइनस का कोस और माइनस का कोस, ओहो माइनस का कोस पाई माइनस कोस 0, तो ये कोस पाई का वैल्यू कितना आ गया, तो ये हो गया माइनस का 2, तो माइनस ने माइनस को मार डाला, तो 2mgr बाई पाई। बोल आया कि नहीं आया, अरे सीधा सवाल क्या था, मतलब इसका सीधा आंसर भी था तुम्हारे पास, सीधा, ये मेथड इसलिए बताया कि काम आएगा आगे चलकर। अब ऐसा कोई भी सवाल हो, चाहे यहां तक हो एलोरिंग, आप जो बोले ये एंगल यहां से यहां तक बन रहा है 120 डिग्री का, बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या कर सकता है तू, नहीं आया यार। तो मैं ये कह दूं बेटा कि मुझे ऐसा कहा गया कि सर इसका पोटेंशियल सीधा कैसे लिखते पूरे, इसका नहीं लिख पाता मैं, इसका लिख सकता था, कैसे लिखता, क्या एक तरह की रिंग है ये, क्या रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r बाई पाई होता है, अरे सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, 2r बाई पाई पे, तो सब 2r बाई पाई पे हमारा सेंटर ऑफ मास हुआ, तो हम कह सकते हैं सीधा mg इंटू 2r बाई पाई, देखिए आ रहा है mg इंटू 2r बाई पाई। तो बेटा सीधा भी लिख सकते हो, अगर आधे का हो तो आधे का सीधा भी आप लिख सकते हो। तो ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने का हमारा तरीका था। और सोच, एक सवाल और करवा देता हूं मैं, नॉर्मल सवाल है हमारा, हमें कहा गया कि सेम लेंथ का, किसका, सेम लेंथ का, जैसे देखता जा, मैंने कहा कि सब हमारे पास एक रोड है, उसको ऐसे बेंड कर दिया, इसका मास m है, लेंथ l है, ठीक, कोई भी लेंथ है मुझे नहीं पता, इसी के लेवल पे एक हमने ये लिख दिया बेटा, ये वाला, ठीक है, दूसरा और भी लिख सकता हूं मैं, ये वाला लिख दिया मैंने, ये A, ये B, ये C, 3 बातें लिखी, एक और लिख देता हूं D, सबका मास सेम है, सबका मास क्या है, सेम, और जो लेवल है वो सबका ऊपर की साइड में सबका बराबर बराबर पे है, जमीन पे भी सबका जो है वो इस हिसाब से है। आपसे बोला गया A, B, C और D, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी रही होगी, सबसे ज्यादा, अरे इसमें बता, इनको छोड़ो, ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी रही होगी, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रही होगी सी की, बोल रही होगी क्या, क्या इस यहां से ग्राउंड से लेवल पे हाइट, इसका सेंटर ऑफ मास इतनी हाइट पे रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर रहा है, L/2 पे, कहां पर रहा, इसको R मान लो, R/2 पे, इसका कहां पर रहा, R पे, बोल रहा कि नहीं रहा। इसकी बात करो 2r बाई पाई पे, 2r बाई पाई पे, यानी 2/3, लगभग 2/3, और यहाँ 1/2, तो 0.67 है और 0.5 है, तो लिख दो UA, फिर है UB,
सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी किसका है बेटा? बी का। ये पोटेंशियल एनर्जी बताने का हमारा एक तरीका हो गया कि सब पोटेंशियल एनर्जी हम कम किसकी ज़्यादा किसकी है वो हम बता सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? तो अपना ये लेक्चर खत्म हो गया। अगले लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बेसिक जो चीज बची है हमारी, वर्क एनर्जी थ्योरम बचा है और पावर के बारे में बचा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको खत्म कर लेंगे। तो बेटा अपने पढ़ाई की जो वीडियो देख रहे हो तुम लोग, वीडियो के साथ साथ में अपने नोट्स बनाए, नोट्स से आप पढ़ाई खास तौर से करें। ओह धन्यवाद।